एक आदमी जिसकी बचपन में पूरी तरीके से आंखें खराब हो गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी रचनात्मक शक्तियां आ गई जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक अबैंडन प्लेस को दिखाते हुए, जहाँ पर एक मास्क पहना हुआ इंसान बहुत ही तड़पते हुए आगे बढ़ रहा था। वो इतना ज्यादा घायल होता है कि उससे चला नहीं जाता और शायद वो मर ही जाएगा। तभी अचानक सामने से कोई आता है और वो कहने लगा कि तुम ये पी लो। वो चीज क्या थी हमें दिखाया तो नहीं गया, लेकिन उसे कंज्यूम करने के बाद उस मास्क मैन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उससे कह रही थी कि जब भी कोई इंसान मरता है तो उसे अपने पास्ट के सारे फ्लैशबैक याद आते हैं। यही चीजें अब उस मास्क मैन के साथ हो रही थी। उसके आंखों के अंदर हमें वो सारे विजन्स दिखाई देते हैं जो उसके लाइफ से रिलेटेड थे। ये तब की बात होती है जब ये मास्क मैन छोटा हुआ करता था। इसका नाम मैथ्यू होता है, जो अपने फादर के साथ रहा करता था। मैथ्यू बाकी बच्चों से थोड़ा कमजोर दिखता है, इसीलिए कुछ बदमाश बच्चे उसे हमेशा परेशान भी किया करते थे। मैथ्यू मार खा लेता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई भी आवाज नहीं उठाता। अब मैथ्यू सीधा अपने घर पर पहुंचता है जहां उसके फादर मौजूद थे। दरअसल उसके फादर कई समय पहले एक अच्छे बॉक्सर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ मैथ्यू की मदर के मरने के बाद वो एकदम से टूट से गए। उन्होंने तो अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका करियर ही बर्बाद हो गया था। बट मैथ्यू के फादर ये नहीं चाहते थे कि मैथ्यू भी उसके जैसा बने। वो ये ख्वाहिश रखते थे कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर या फिर लॉयर बने। मैथ्यू के फादर अपने बेटे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर और उज्जवल कर सकें। यहाँ मैथ्यू अपने फादर से सिर्फ इसीलिए गुस्सा था क्योंकि वो इलीगल काम करते थे। फैलन नाम के एक गैंगस्टर के साथ वो हमेशा मिलकर इस तरीके के काम करते जो इलीगल है, और इन्हीं चीजों को मैथ्यू छोड़ने के लिए बोल रहा था। मैथ्यू के फादर इसका वादा भी कर रहे थे। अब अगले दिन जब मैथ्यू के अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो मार्कशीट लेकर सीधा अपने फादर के पास जा रहा था, बट उसने रास्ते में देखा कि उसके फादर किसी आदमी को पकड़कर उन्हें मार रहे हैं। यानी अभी भी वो फैलन नाम के गैंगस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। मैथ्यू इन चीजों को देखकर एकदम चौंक जाता है और वहां से गुस्सा होकर भागने लगता है। अब मैथ्यू जिस जगह से गुजर रहा था वो एक फैक्ट्री होती है, और उस फैक्ट्री में कुछ अजीब से केमिकल्स लाए जा रहे थे। अचानक अब मैथ्यू भागते हुए एक क्रेन के पास आ गया, और क्रेन का ड्राइवर उसे बचाने के चक्कर में उस केमिकल के कैन से टकरा जाता है। वो बड़े बड़े केमिकल्स के कैन एकदम से टूट गए और उसके अंदर का पूरा केमिकल मैथ्यू के ऊपर गिर जाता है। केमिकल की काफी क्वांटिटी मैथ्यू की आंखों में चली गई थी, और अब इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी आंखें परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। मैथ्यू अब कुछ भी नहीं देख सकता था। मैथ्यू के फादर को जब इन चीजों के बारे में पता लगता है तो वो अपने बेटे से माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि वो सारे इलीगल काम छोड़ देंगे, वापस से वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छा खासा प्लेयर बनेंगे। मैथ्यू इन चीजों के बाद अपने फादर को माफ कर देता है। अगले दिन से ही मैथ्यू के फादर ने बॉक्सिंग प्रैक्टिस चालू कर दी थी। मैथ्यू तो उनके हर एक प्रैक्टिस सेशन में रहा करता था। अब भले ही मैथ्यू कुछ देख नहीं सकता था, उसके आगे का फ्यूचर तो एकदम से बेकार हो चुका होता है। लेकिन थोड़े समय के अंदर मैथ्यू ने ये नोटिस किया कि वो बहुत सारी आवाजें सुन पा रहा है। उसकी बॉडी के हर एक पार्ट्स बहुत ही तेजी से मूव होने लगे। इनफैक्ट वो छोटे से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों की आवाजें सुनकर रिएक्ट कर सकता था। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो अपनी इंद्रियों से सारी चीजें पता लगा लेता कि कौन कहां पर मौजूद है। वो भी इतनी ज्यादा बारीकी से कि उसका अंदाजा कभी गलत ही नहीं होता। वो तो बड़े बड़े क्रेन्स और बिल्डिंग्स पर भी कूदने लगा था क्योंकि उसकी बॉडी इतनी फुर्तीली हो गई थी। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि मैथ्यू को कई सारी पावर्स मिल चुकी हैं। ये शायद उस केमिकल की वजह से हो सकता है जिसने उसकी आंखें तो छीन ली, लेकिन मैथ्यू को कई सारी पावर्स भी प्रोवाइड कर दी। मैथ्यू के पास जब वही बदमाश बच्चे जब छेड़ने के लिए आते हैं तो उसने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा और बिना कोई डैमेज पहुंचाए उन्हें सबक सिखा दिया। मैथ्यू अपने आप को और इनहेंस करता गया, जिससे कि वो बड़ी आसानी से अब चीजें महसूस कर सकता था। मैथ्यू के फादर भी काफी मेहनत करते हैं, और अब यहाँ पर वो एक बॉक्सिंग मैच के लिए आ चुके थे जो कि अपने ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तभी मैथ्यू के पास फैलन आ जाता है। फैलन मैथ्यू को कहने लगा कि तुम्हें ये मैच हारना होगा, जबकि यहाँ पर मैथ्यू के फादर इन चीजों के बिल्कुल भी अगेंस्ट थे। उन्हें अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ना होगा। पर फैलन ये कहने लगा कि अगर तुम मैच हार जाओगे तो तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे और इससे तुम अपने बेटे का भविष्य उज्जवल कर सकते हो। तो इसीलिए मैथ्यू के फादर एक बार सोचने लगे। रिंग के अंदर आने के बाद मैथ्यू के फादर और उनका अपोनेंट फाइट करने लग जाते हैं, बट शुरुआत से ही मैथ्यू के फादर मार खाते जा रहे थे। मैथ्यू भी वहां पर मौजूद था, जो कि चीयर कर रहा होता है अपने फादर को। इतनी ज्यादा डैमेज लेने के बाद मैथ्यू के फादर काफी कमजोर हो गए, लेकिन मैथ्यू उन्हें चीयर करना रोकता ही नहीं। इस बात से मैथ्यू के फादर को गुस्सा आया और उसने सामने वाले अपोनेंट पर हमला करना स्टार्ट किया। बहुत ही कम समय में मैथ्यू के फादर ने उस अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया था। इन चीजों से फैलन बहुत गुस्सा होता है। वो अब वहां से चला गया।
अब मैथ्यू जब बाहर की तरफ अपने फादर के आने का वेट कर रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू के फादर ही थे, जिसे कि फेलन के लोगों ने बुरी तरीके से मार दिया है। ऑब्वियस बात थी क्योंकि मैथ्यूज के फादर ने उनकी बात नहीं मानी। जब तक मैथ्यू वहां पर पहुंचता है तब तक उसके फादर मर चुके थे। मैथ्यू एकदम से रोने लगा क्योंकि उसे कातिल का पता नहीं चल पा रहा था। बट अब वो डिसाइड करता है कि वो उन कातिलों को ढूंढेगा और मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करेगा। धीरे धीरे अब कई साल बीत जाते हैं। मैथ्यू अब काफी बड़ा हो चुका था। इनफैक्ट वो तो अच्छा खासा लॉयर बन चुका होता है, बट अभी तक उसे अपने फादर के कातिलों के बारे में नहीं पता चला होता है। मैथ्यूज के पास एक केस आया था जहां पर बारटेंडर का बहुत बुरी तरीके से रेप कर दिया गया होता है। जो मुजरिम था उसने कई सारे पैसे और कई सारे गवाह इकट्ठा किए जिससे कि ये साबित हो सके कि वो बेगुनाह है। जज के सामने नकली सबूत दिखा देने के कारण उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैथ्यू इस बात से खुश हो रहा था क्योंकि जो इंसाफ जज नहीं कर पाए वो अब वो खुद करेगा। हमें अब मैथ्यू दिखाया गया जो अलग टाइप के कॉस्ट्यूम पहनता है और सीधा निकल पड़ता है उस मुजरिम को सजा देने के लिए। ये एक अजीब टाइप का कॉस्ट्यूम था जो कोई सुपर हीरोज पहनते थे। वो रेपिस्ट जिसने कि बारटेंडर का रेप किया था वो एक पार्टी में मौजूद होता है। मैथ्यू नकाब पहनकर सीधा उस पार्टी के अंदर चला गया और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। देखते ही देखते वो हमला करने लगता है और जितने भी गैंगस्टर लोग थे वो उस पर पलटवार करते हैं। मैथ्यू जो कि देख नहीं सकता था लेकिन उसे हर एक चीजें महसूस होती थी, यहाँ तक कि कौन कहाँ पर मौजूद है और कब हमला करने वाला है। वो इन्हीं चीजों का प्रेडिक्शन करके अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। पर थोड़ी देर बाद वो कातिल वहां से भाग चुका था। मैथ्यू पूरी तरीके से उसका पीछा करता है और उसे एक मेट्रो स्टेशन के पास पकड़कर मारने की कोशिश करता है। बट तभी उस जगह से एक ट्रेन जोर से जाने लगी जिसकी आवाज सुनकर मैथ्यू ठीक से रह नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर वो मुजरिम बंदूक लेता है और उसे गन पॉइंट कर देता है। बात ये थी कि इतनी सारी पावर्स मिलने के बावजूद भी मैथ्यू की एक कमजोरी होती है, यानी वो ज्यादा आवाजें नहीं सुन सकता था। अब जैसे ही ट्रेन चली जाती है तो मैथ्यू ने तुरंत ही अपने सामने से गन हटाई और उस कातिल को मारते हुए ट्रैक पर फेंक दिया। थोड़ी देर में वहां पर दूसरी ट्रेन आती है जिससे कि वो मुजरिम वहीं पर मारा जाता है। यानी कि मैथ्यू ने एक तरीके से उस मरी हुई लड़की को इंसाफ दिला ही दिया। पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। वो उसी जगह पर आ गए जहां कातिल को मारा गया था। वो देखते ही पहचान गए कि ये काम डेयरडेविल नाम के उस आदमी का हो सकता है। यानी कि इस शहर में पहले से ही डेयरडेविल के बारे में पता था, जो और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू ही है। डेयरडेविल यानी कि मैथ्यू जब भी किसी को इंसाफ देकर मार देता तो वो जमीन पर अपना सिंबल छोड़कर जाता। और अब पुलिस ऑफिसर्स तो डेयरडेविल को एक मुजरिम मानती थी। वो किसी भी हालत में उसे पकड़ना चाहती है। मैथ्यू तो अपना काम खत्म करके सीधा एक चर्च में चला जाता है। वो चर्च के फादर से ये कहने लगा कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैं जितनी भी इंसाफ के काम करता हूँ वो बुराई वाले रास्ते पर ही जाके होती है। चर्च का फादर भी अब मैथ्यू को देखकर एकदम चौंक गया था क्योंकि वो लॉयर होने के साथ साथ एक जज भी होता है। यानी वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए लोगों को इंसाफ दिलाया करता था। अब अगले दिन मैथ्यू अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है रेस्टोरेंट में बैठकर। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर एक चीजों में साथ देते थे। तभी अचानक उस रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रा नाम की एक लेडी की एंट्री होती है। मैथ्यू ने इलेक्ट्रा के प्रेजेंस को महसूस कर लिया था और वो जानता है कि वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए अब मैथ्यू जानबूझकर इलेक्ट्रा के पास चले जाता है अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए। बट इलेक्ट्रा मैथ्यू को जरा भी भाव नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब पता नहीं मैथ्यू को शायद उस लेडी से प्यार हो चुका था, इसीलिए वो उसके अपार्टमेंट तक उसका पीछा करता है, जिसे कि इलेक्ट्रा ने बाद में समझ ही लिया था। इलेक्ट्रा तो कहीं मैथ्यू को एक बदमाश आदमी समझ रही होती है, बट मैथ्यू बोल रहा था कि मैं एक अंधा आदमी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना था। अचानक अब इलेक्ट्रा जब वहां से जाने लगी तो मैथ्यू उसका हाथ पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट भी होने लगी। यहाँ मैथ्यू को पता चला कि इलेक्ट्रा के पास भी काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं, बट मैथ्यू उसके सामने कोई भी बारीकी बरत नहीं रहा था। वो भी अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है जिससे इलेक्ट्रा ऑब्वियसली इम्प्रेस हो जाती है। इलेक्ट्रा ने अब जाकर अपना नाम बताया और मैथ्यू से पूछा कि तुम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। तुम एक अंधे हो जो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बट फिर भी सामने वाले की मूवमेंट के बारे में तुम कैसे अंदाजा लगा ले रहे हो। मैथ्यू ने बताया कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। इलेक्ट्रा भी बताती है कि ये सारी फाइटिंग स्किल्स उसे अपने फादर से सीखने मिली है। वो एक जमाने में काफी अच्छे फाइटर रह चुके हैं। अब इन्हीं पूरे इंसिडेंट की वजह से मैथ्यू और इलेक्ट्रा की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अब हर एक चीज एक दूसरे से शेयर किया करते थे। हमें अब दूसरी तरफ इलेक्ट्रा के फादर को दिखाया जाता है। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कुछ डीलर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। उनके सामने विल्सन नाम का एक आदमी था।
यहाँ पर हमें पता चला कि विल्सन कोई और नहीं बल्कि वो आदमी है जिसके लिए फेलन और बाकी लोग काम किया करते थे। और विल्सन ने ही कई साल पहले मैथ्यू के फादर को हारने के लिए कहा था और उसके ना मानने पर उन्हें जान से मरवा दिया। विल्सन कई सारे इलीगल इंडस्ट्रियां चलाता है जिसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स हमेशा से पड़े हैं। अब ये सारी बातें इलेक्ट्रा के फादर भी जान चुके थे। वो अब कोई भी इलीगल केस में नहीं फंसना चाहते, तो उन्होंने विल्सन के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। विल्सन तो इस बात से काफी गुस्सा होकर वहां से चला गया। शायद वो इलेक्ट्रा के फादर पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगा। हमें तो अब मैथ्यू दिखाया गया जो इलेक्ट्रा के साथ नाइट वॉक कर रहा था। उन दोनों के बीच अब काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। अब मैथ्यू इलेक्ट्रा के साथ एक ऐसी जगह पर आता है जो उसे सबसे फेवरेट थी। वहां से मून का नजारा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता था। इलेक्ट्रा भी इम्प्रेस हो जाती है और मैथ्यू से काफी बातें भी करती है। अब इस मोमेंट पर वो दोनों क्लोज आने लगे थे। इलेक्ट्रा तभी बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट मैथ्यू ने उसे ये बोलते हुए रोक लिया कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। होता भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर बारिश होने लगी और अब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर किस करते हैं, यानी कि उनके बीच अब एक रिलेशन चालू हो चुका था। हमें अब इलेक्ट्रा के फादर द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक बड़ी सी पार्टी दिखाई जाती है जिसमें कि मैथ्यू को भी इन्विटेशन मिला था। मैथ्यू जब वहाँ पर आता है तो पता चला कि उस जगह पर विल्सन और उसके सभी मेंबर्स भी आए हैं। मैथ्यू तो लॉयर होने की वजह से ये पहले से ही जानता था कि विल्सन कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। उसने कई सारे इलीगल बिजनेसेस खोल कर रखे हैं, लेकिन मैथ्यू को अभी तक ये नहीं पता है कि विल्सन के कमांड के कारण उसके फादर को मार दिया गया था। अगर थोड़े समय बाद मैथ्यू को जब ये पता चला तो वो विल्सन के साथ क्या करेगा, ये देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। मैथ्यू तो अब उस पार्टी में इलेक्ट्रा के पास चला गया और उसके साथ मजे से डांस करने लगा। इलेक्ट्रा के फादर अपनी बेटी को खुश देखकर काफी हैप्पी थे, लेकिन तभी इलेक्ट्रा के फादर के पीछे विल्सन आ जाता है। विल्सन ने इलेक्ट्रा के फादर को ये कहा कि तुमने मेरे साथ डील ना करके सबसे बड़ी गलती की है और अब इसका अंजाम तुम्हारी पूरी फैमिली को ही देखना पड़ेगा। विल्सन अब यहाँ इलेक्ट्रा के फादर के जेब में से वो गुलाब का फूल निकाल लेता है जो कि उसकी निशानी थी। इलेक्ट्रा के फादर काफी पैनिक हो गए और सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो वहाँ से जाने लगे। इलेक्ट्रा भी समझ चुकी थी, इसीलिए वो मैथ्यू को वहाँ से छोड़कर अपने फादर के पास आती है। वो दोनों तो एक कार में बैठ गए थे जिसमें कि इलेक्ट्रा अपने फादर से बार बार पूछती है कि यहाँ हुआ क्या था। उसके फादर तो इलेक्ट्रा को पूरी बात तो नहीं बता पाते, लेकिन सिर्फ इतना कहते हैं कि हम सबकी जान खतरे में है। मैथ्यू भी इन चीजों से समझ चुका था कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही इलेक्ट्रा की मदद करने के लिए चला आया। ऊपर की तरफ सभी को डेयरडेविल दिखाई दे रहा था जो ऑब्वियसली मैथ्यू है। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो विल्सन के लिए काम करता था। ये पैसों के बदले किसी को भी मारता था। इसका नाम बुल्सआई होता है जिसका आज तक निशाना कभी चूका ही नहीं। विल्सन के कहने पर ही बुल्सआई इलेक्ट्रा के फादर को मारने के लिए आया है। बुल्सआई ने तो सबसे पहले अपने नुकीले ब्लेड्स निकाले और सीधा फायर कर दिया उस कार के ऊपर जिसमें इलेक्ट्रा और इसके फादर मौजूद थे। वो ब्लेड सीधा बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लग जाती है जिससे कि कार जाकर टकरा गई थी। अब वो बुल्सआई नाम का अपराधी जब इलेक्ट्रा के फादर को मारने के लिए आया तब उस मोमेंट पर डेयरडेविल भी पहुंच जाता है। डेयरडेविल को देखकर बुल्सआई ने अपने ब्लेड्स चला दिए, लेकिन इस बारे में तो उसे पहले से ही पता था। डेयरडेविल आराम से उसे डॉज कर लेता है जिससे कि बुल्सआई एकदम चौंक गया, क्योंकि आज तक उसने जो हमला किया था वो हमेशा जाकर निशाने पर ही लगा। बुल्सआई और डेयरडेविल के बीच एक घमासान फाइट होने लगी। बुल्सआई भी एकदम चौंक जाता है कि इतने सालों बाद उसे कोई कॉम्पिटिटर मिला है। वो उसे बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था। फाइटिंग के मामले में शायद बुल्सआई और डेयरडेविल एकदम सेम लेवल पर स्टैंड करते हैं, बट अचानक अब बुल्सआई ने डेयरडेविल की पॉकेट से एक हथियार चुरा लिया। वो उस हथियार को सीधा इलेक्ट्रा के फादर की तरफ मार देता है। डेयरडेविल किसी भी तरीके से वहां जाकर उस हथियार को रोकने लगा, बट उस जगह पर एक धमाका होने की वजह से डेयरडेविल दूर जाकर गिरता है, लेकिन बुल्सआई द्वारा फायर किया गया वो नुकीला वेपन सीधा इलेक्ट्रा के फादर को जाकर लग गया। इससे वो वहीं पर मर जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रा बाहर आती है और अपने फादर को इस तरीके से मरा हुआ पाती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। इलेक्ट्रा ने जब वेपन निकाला तो उसे लगने लगा कि ये काम जरूर डेयरडेविल ने किया होगा। वो तो खड़े होकर उस पर फायरिंग भी करने लगी। डेयरडेविल उस समय पर कुछ समझा नहीं पाता और वहां से सीधा भाग चलता है। अगले दिन इलेक्ट्रा के फादर के फ्यूनरल में सभी लोग आए थे। मैथ्यू भी उस जगह पर पहुंचता है और इलेक्ट्रा को शांत करता है, बट इलेक्ट्रा के अंदर एक गुस्सा भर चुका था। उसे बदला लेना था अपने फादर की मौत का डेयरडेविल से। मैथ्यू ने समझाने की भी कोशिश की कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट इलेक्ट्रा इन चीजों में नहीं मानने वाली थी। जब तक वो डेयरडेविल से बदला नहीं ले लेती तब तक वो शांत नहीं बैठेगी। मैथ्यू इन चीजों में क्या करे उससे कुछ समझ नहीं रहा था। अब जब यहाँ मैथ्यू सारे काम खत्म करके अपने घर की तरफ जाता है तो उसने एक जासूस रिपोर्टर को पकड़ लिया था रंगे हाथों। पूछने पर यह पता चला कि उस रिपोर्टर को यह अंदाजा लग चुका है कि मैथ्यू ही डेयरडेविल है और वो उससे मदद मांगने आया है। ये इसीलिए क्योंकि उस रिपोर्टर ने वो हथियार मैथ्यू के पास देखा था
और वही सेम हथियार डेयरडेविल के पास कैसे हो सकता है। मैथ्यू उस रिपोर्टर के साथ आराम से बैठकर बात करने लगा। अब वो रिपोर्टर बताता है कि विल्सन नाम का वही खतरनाक बिजनेसमैन ने ही इलेक्ट्रा के फादर को मरवाया है और उसका तो एक मारने का पैटर्न होता है। वो अगर किसी को भी टारगेट करता था तो उसकी पूरी फैमिली को एक एक करके खत्म कर देता है। यानी कि अब उस हिसाब से इलेक्ट्रा के फादर के बाद इलेक्ट्रा की जान खतरे में हो सकती है। मैथ्यू भी इन चीजों को जानकर काफी कॉन्शियस हो गया। वो अब उस रिपोर्टर की बात को अच्छे से मान लेता है और सीधा चले जाता है इलेक्ट्रा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ वो बुलसाई नाम का अपराधी भी इलेक्ट्रा को ही ढूंढते हुए वहां जा रहा था। अब जब मैथ्यू इलेक्ट्रा के अपार्टमेंट के नीचे होता है तो उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, जो ऑब्वियसली डेयरडेविल को अपने फादर की मौत का कातिल मानती थी। मैथ्यू इलेक्ट्रा के ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रा ने नुकीले वेपन से उससे बहुत चोट पहुंचाई। इलेक्ट्रा ने तो अब डेयरडेविल का मास्क भी हटा दिया था। वो अब काफी चौंक गई क्योंकि डेयरडेविल तो मैथ्यू ही है और मैथ्यू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस बात की पुष्टि उसे हो जाती है। जरूर इलेक्ट्रा को कोई गलत फहमी हुई है जिसे कि सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी था। अगर उसे ये नहीं पता चलता तो शायद वो डेयरडेविल को ऐसे ही मार देती। अब उस जगह पर बुलसाई की एंट्री हो रही थी। इलेक्ट्रा समझ गई कि उसके फादर को डेयरडेविल ने नहीं बल्कि बुलसाई ने मारा है और अब यहाँ पर मैथ्यू काफी घायल होता है तो वो लड़ नहीं सकता। इसीलिए इलेक्ट्रा अकेले ही जाती है उस बुलसाई से फाइट करने के लिए। इलेक्ट्रा के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स तो थी, लेकिन बुलसाई उससे ज्यादा ताकतवर होता है। उसने तो इलेक्ट्रा को काफी डैमेज पहुंचाते हुए उसका ही हथियार उसके बॉडी में घुसा दिया। इलेक्ट्रा इतनी ज्यादा घायल हो जाती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में वहाँ कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, इसीलिए बुलसाई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। इलेक्ट्रा तो मैथ्यू के पास मौजूद थी और मैथ्यू जब इलेक्ट्रा को बचाने की कोशिश करता है तब तक वो मर चुकी थी। पुलिस ऑफिसर्स के आने की वजह से डेयरडेविल को भी वहाँ से भागना पड़ा, बट वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि वो अपने प्यार को बचा नहीं पाया। डेयरडेविल अब वहाँ से सीधा ट्रेवल करते हुए उस चर्च में आकर गिर गया जहाँ पर वो फादर को बुलाने लगा। फादर जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचते हैं और डेयरडेविल को इस हालत में देखकर एकदम चौंक गए। डेयरडेविल उनसे मदद मांग रहा था, तब जाकर फादर ने उसे एक लिक्विड पिलाया। ये एक अनजान सा लिक्विड होता है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता और ये पूरा सीन वही शुरुआत वाला सीन था जिसे कहानी की शुरुआत में बताया गया होता है। अब थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर बुलसाई भी आ चुका था। बुलसाई किसी भी तरीके से डेयरडेविल को मारना चाहता है क्योंकि वो ये सह नहीं सकता कि उससे ताकतवर इस शहर में कोई रह रहा है। अब यहाँ मैथ्यू ने सीधा फादर को कह दिया कि आप एक सेफ जगह पर चले जाओ और पुलिस ऑफिसर्स को इस लोकेशन के बारे में बता दो। फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं और अब स्टार्ट होने वाली थी असली फाइट। एक तरफ था डेयरडेविल जो काफी घायल होता है और वहीं दूसरी तरफ बुलसाई जो एकदम जोश से लड़ रहा था। दोनों अपने अपने वेपन्स का यूज करते हैं एक दूसरे को डैमेज देने के लिए। दोनों ने मिलकर तो पूरे चर्च के अंदर तबाही मचा दी थी। पता नहीं कैसे मैथ्यू इतना ताकतवर हो गया और वो दुगनी तेजी से उससे फाइट कर रहा था। शुरुआत से ही उसने बुलसाई को काफी डैमेज प्रोवाइड किया। बुलसाई के हर एक वार डेयरडेविल पर एकदम से बेकार चले जा रहे थे। डेयरडेविल तो बुलसाई के हमलों से बचने के साथ साथ उसे पलटवार भी कर रहा था। एक समय पर ऐसा लगा कि डेयरडेविल उसे खत्म ही कर देगा, लेकिन लड़ाई के उस पूरे प्रोसेस में बुलसाई को अंदाजा लग जाता है कि तेज आवाज डेयरडेविल को एकदम कमजोर कर देती है, तो इसीलिए वो जानबूझकर वैसे साउंड क्रिएट करने लगा जिससे वो हमला कर सके। बार बार डेयरडेविल एकदम से परेशान हो जाता और अपनी कान बंद करने लगता। बुलसाई तो यही मौके का फायदा उठाकर उससे काफी डैमेज पहुंचाता है और बहुत मारता है। अब तो डेयरडेविल इतना कमजोर हो गया कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जाकर गिर जाता है। बुलसाई वहां पर आते समय उससे बात करते हुए इतना बता रहा था कि विल्सन ने मुझे कहा था कि तुम्हें मारना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ही ली। अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचाने वाला। विल्सन ने तो ये भी बता दिया कि विल्सन ही वो गुनहगार है जो इतने सारे लोगों का कत्ल कर रहा है। यहाँ तक कि एक बहुत ही अच्छे फाइटर को भी उसने मार दिया था, लेकिन उसका जो बेटा जो अंधा हो चुका था उसे वो मार नहीं पाया। इन चीजों को सुनने पर डेयरडेविल समझ चुका था कि ये जरूर उसकी बात कर रहा है और इन सभी लोगों ने मिलकर ही मैथ्यू के फादर को मारा था। डेयरडेविल तो अब अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसके हमलों को रोकने के लिए। उसने सेंस किया कि पुलिस ऑफिसर्स ने गोली चलाई है, इसीलिए वो वहां से हट जाता है और सीधा गोली बुलसाई के हाथ पर लगती है। बुलसाई जो हमला अपने हाथों से ही करता था वो अब बेकार हो चुका होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेयरडेविल ने उसे ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। बुलसाई तो सीधा पुलिस ऑफिसर्स के कार पर आकर गिरता है। हालांकि वो अभी तक मरा नहीं था, बट फिर भी पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। डेयरडेविल तो अब वहां से निकल पड़ता है विल्सन के पास, क्योंकि असली बदला तो उसे विल्सन को मारकर ही लेना था। विल्सन जो एकदम ताकतवर होता है वो उसके सामने खड़ा था, बट जब फाइट होना स्टार्ट हुआ तो डेयरडेविल ने उसे आसानी से हरा दिया था। इससे इतना तो समझ में आ गया कि सिर्फ विशालकाय बॉडी होने से कुछ नहीं होता, उसमें मूवमेंट और फाइटिंग करने की टेक्निक होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैथ्यूज के अंदर भर भर की थी
और अब इतना सारा डैमेज देने के बाद मैथ्यू उसे मारता नहीं बल्कि विल्सन को पुलिस के हवाले कर देता है। विल्सन तो अब डेयरडेविल को ये चुनौती देने लगा कि मैं तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगा, लेकिन मैथ्यू बताता है कि तुम्हारे ऊपर भरोसा कौन करेगा। एक ऐसा लॉयर जो अंधा है, क्या वही डेयरडेविल हो सकता है? इन बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। विल्सन ने साफ कह दिया कि अगर वो जेल से छूटकर बाहर आएगा तो तुमसे बदला जरूर लेगा। डेयरडेविल ने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ बुलसाई हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी हर एक हड्डियां टूट चुकी होती है। अचानक अब बुलसाई को एक मक्खी परेशान करने लगी। वो एक इंजेक्शन उठाता है और सीधा हमला कर देता है, जो कि उस मक्खी के ऊपर जाकर लगा था। यानी उसका निशाना अभी तक एकदम परफेक्ट है। वो तो सिर्फ अब ठीक होकर डेयरडेविल से बदला लेना चाहता है। वहीं मैथ्यू दिन के समय अपना लॉयर बना रहता और बाकी समय वो डेयरडेविल बन जाता, ताकि वो चारों तरफ होने वाली बुराई को खत्म कर सके। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।